हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, उसको भी हमने प्रूफ किया था और देखा था कि जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के अंदर हमें डिस्कस करना है जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसकी भी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है और उसके टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला हमें इस वीडियो के अंदर कैलकुलेट करना है। तो जो स्प्रिंग हमने ली है यहाँ पर, जैसा कि हमने डायग्राम में शो किया हुआ है, तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है और उससे मास हमने अटैच किया हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल मोशन में यहाँ पर ये एक तरीके से ओसिलेशंस करेगा, वाइब्रेशन करेगा। तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसके मोशन है। स्प्रिंग को हम वर्टिकल मोशन में भी मूव करा सकते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसके बाद हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्प्रिंग है उससे मास अगर अटैच है, तो अगर हम इस मास की मोशन की स्टडी करें तो देखते हैं कि इसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आइए देखते हैं कि इसके टाइम पीरियड को हम कैसे फाइंड करते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं कि इसका जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये सभी स्टूडेंट्स जो भी 11th 12th या पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, ये डेरिवेशन और स्प्रिंग मास सिस्टम और कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं की संभावना रहती है। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि डायग्राम यहाँ पर फर्स्ट में दिखाया गया है, हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग ली है और उसका जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है या हम कहेंगे बल नियतांक जिसको हम बोलते हैं, फोर्स कॉन्स्टेंट अगर इसका के है, और यहाँ पर एक मास हमने लिया हुआ है जिसका एक बॉडी है जिसका मास यहाँ पर हमने m है। और अगर हम इस बॉडी को इसकी मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके x डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसमें दें तो ये स्प्रिंग में यहाँ पर खिंचाव आता है। उस स्प्रिंग में खिंचाव की वजह से इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स का वहाँ पर काम करने लगता है, वो F है। और इस रेस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होता है, उस बॉडी को उसकी मीन पोजीशन में लाने का ये प्रयास करता है। अगर हम बॉडी को इधर को खींच रहे हैं तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोजिट में काम करता है, और अगर यहाँ से इसको रिलीज कर दिया जाए तो ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेशन यहाँ पर ये करने लगती है। तो यहाँ पर इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, उसको हम प्रूव करेंगे और इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जो इस टाइम पर यहाँ पर फोर्स, जो रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, जो उसकी वैल्यू होती है वो हुक के नियम के अनुसार F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स यहाँ पर होती है। K इज़ द फोर्स कांस्टेंट, X जो हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और F यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स है। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो यहाँ पर जो फोर्स है वो अपने जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो स्प्रिंग में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करता है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट इधर को दे रहे हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन इधर को होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट यहाँ पर ये होता है। इसका ये यहाँ पर मतलब होता है। अगर बॉडी मोशन में है, अगर ये बॉडी टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर कर रही है और उसमें एक्सेलरेशन अगर मान लिया a है, तो न्यूटन के इक्वेशन से हम यहाँ पर लिख सकते हैं F इक्वल टू ma। a इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पर ये बराबर निकल के आएगा इनटू में kx। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस में k अपॉन m इंटू x, ये यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है और इसको हम इक्वेशन 1 यहाँ पर मान लेते हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। जो हमने बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दिया है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन उस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कंडीशन बताती है कि जो स्प्रिंग की मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ पर होगी। तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लाते थे और यहाँ से प्रूफ हो सकता है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने स्प्रिंग से जो मास अटैच है उसको मोशन में दी है तो उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से सिद्ध होता है कि ये इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। उसके लिए ये जो इक्वेशन 1 है इसके जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज़ इक्वल टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये एक जनरल इसका एक्सप्रेशन होता है, उससे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे। तो ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम बोल सकते हैं, टाइम पीरियड की टर्म में भी इसको हम लिखा जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि ये भी एक्सेलरेशन है और ये भी एक्सेलरेशन है, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम इसको एक्सेलरेशन ए भी लिख सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम, यहाँ से ये निकल के आता है। या ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट के अपॉन
m, या ओमेगा को टाइम पीरियड की टर्म में भी लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो यहाँ से टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन में है, तो उसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो उसके मास पे डिपेंड करता है पार्टिकल के बॉडी के, और जो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है उस पर भी यहाँ पर ये डिपेंड करता है। तो ये इस तरह से हम इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और भी कभी कभी कॉम्पिटिशन्स की दृष्टि से भी इसमें पूछ लिया जाता है कि अगर हम दो स्प्रिंग को कुछ इस तरह से अटैच कर दिया जाए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये स्प्रिंग ये है जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, और इसी को दूसरी स्प्रिंग से भी यहाँ से जोड़ दिया जाए ये, और तब जाके यहाँ पर इसको एक मास यहाँ से अटैच किया जाए, और इस दूसरी वाली स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट यहाँ पर K2 है और मास इसका M है। अगर इस मास को थोड़ा सा खींच करके छोड़ दिया जाए तो ये भी अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर कंपन करने लगता है, दोलन करने लगता है। इस केस में इसका रिजल्टेंट जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो क्या होगा और टाइम पीरियड वो क्या होगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि यहाँ पर जो ये कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये एक तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन हम इसको बोलते हैं, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट निकल के आता है, दिस इज इक्वल टू एक तरीके से K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 निकल के आता है। इसको हम प्रूफ ही कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि 11th 12th या कॉम्पिटिशन की दृष्टि में केवल हमें फॉर्मूला ही यहाँ पर याद होना चाहिए, तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है। बहुत छोटा सा इसका डेरिवेशन है। तो ये यहाँ से इसका फोर्स कांस्टेंट निकल के आता है। उस हिसाब से यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का कुछ इस तरह हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन ये K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से इसका टाइम पीरियड यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ से निकाला जा सकता है। एक और केस इसमें हो सकता है कि अगर दो स्प्रिंग को हम इस तरह से अटैच कर दें। एक मान लेते हैं हमारे पास स्प्रिंग ये इस तरह से है, और बीच में यहाँ पर मास हम रख देते हैं, और दूसरी स्प्रिंग को हम इस तरह से ये कॉम्बिनेशन अगर हम बना दें, मान लीजिए ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, और दूसरी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसका मास M2 है। तो अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम छोड़ दें, इधर को थोड़ा सा छोड़ दें, तो देखते हैं कि इस वाली स्प्रिंग की लेंथ में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा और इसकी लेंथ में थोड़ा डिक्रीज होगा। लेकिन जितना इंक्रीमेंट यहाँ पर होगा उतना ही इंक्रीमेंट डिक्रीज यहाँ पर भी होगा। तो अगर x वो चेंज इन लेंथ है, जो हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग की चेंज इसमें लेंथ है वो x है, यहाँ पर x इंक्रीज़ होगी, यहाँ पर x डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो रेस्टोरिंग फोर्स एक तरीके से होता है वो ये निकल के आता है माइनस का K1 प्लस K2 इंटू में x यहाँ से निकल के आता है। तो ये रिजल्टेंट यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2 इस कॉम्बिनेशन में। तब यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड निकल के आता है, अगर हम देखें तो ये होगा इस के हिसाब से 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए निकाल सकते हैं। यहाँ पर कभी कभी कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, और वो पूछते हैं कि अगर दोनों स्प्रिंग सेम हो, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के फोर्स कांस्टेंट यहाँ पर अगर सेम हो, मींस अगर K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K अगर यहाँ पर रख दें, तो तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला कभी कभी ये दूसरा भी यहाँ पर इसका रूप बदल जाता है, और वो उस कंडीशन में जो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि K1 K2 और K1 प्लस K2 दोनों यहाँ पर K1 यहाँ भी K रखेंगे, यहाँ पर K स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर K और K 2K यहाँ पर हो जाएगा ये, तो एक तरीके से 2K ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा 2M अपॉन एक तरीके से K। तो ये यहाँ पे निकल के आता है। अगर हम K1 और K2 को बराबर कर दें और मान लिया K है, तो यहाँ पर K1 K2 रखेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा, और K1 K और K यहाँ पर 2K हो जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, एक K से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2M/K सीधा फॉर्मूला हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। और अगर यही केस इसमें यहाँ पर हो जाए कि अगर दोनों स्प्रिंग के जो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है वो K हैं, K1 और K2 है, और ये बराबर K हो जाए, तो तब यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होगा वो ये होगा 2 पाई अंडर रूट, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2K, तो M अपॉन
2K। तो यहाँ पर इस केस में ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से स्प्रिंग के क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, या पॉलिटेक्निक में हो, या फिर कोई सी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए हो, तो वहाँ से ये क्वेश्चंस हम ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर उसको वर्टिकल डायरेक्शन में हम मोशन में लाएं तो तब भी उसकी जो मोशन होगी बॉडी की, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। वहाँ पर उसको देखेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और उसके लिए भी जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज इतने रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।